फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 6। चैप्टर 1 से लेकर 5 तक हम प्रीवियस पार्ट में कर चुके हैं। देखिए, सबसे पहले प्रोसेस टू कंपाइल अपीयरेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट इसका सम्मन से रिलेटेड बात करता है। सेकंड पार्ट वारंट से रिलेटेड बात करेगा एंड थर्ड पार्ट इज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर एंड फोर्थ वन इज जनरल प्रोविजंस। तो सम्मन है ये आपके 61 से 69, वारंट आपका 70 से लेके 81 और 82 से 86 प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और 87 से 90 जनरल रूल्स की बात की जाती है। अब बात करते हैं कि फॉर्म ऑफ सम्मन। हम ऐसे बातें करेंगे जो MCQ से रिलेटेड होंगी, हम बहुत डीप नहीं जाएंगे। अगर आपको वन लाइनर करने हैं तो यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन प्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं सम्मन के लिए क्या यूज़ होता है। सम्मन के लिए आपका फॉर्म नंबर 1 यूज़ होता है। दूसरा यहाँ पे है कि सम्मन कब इशू किया जाता है। हम CPC को भी साथ में कवर करेंगे और उसको भी। CPC में ये प्रोविज़न कहाँ दिया गया है। ऑर्डर 5 बात करता है सम्मन टू डिफेंडेंट, जहाँ रूल 1 से रूल 30 जाता है। और आपका ऑर्डर 16 बात करता है सम्मन टू विटनेस और ऑर्डर 16A बात करेगा सम्मन टू विटनेस इन प्रिजन। साथ ही साथ सेक्शन में बात करें तो 27 से लेकर के 29 तक एंड 31 एंड 32 ये सेक्शन बात करते हैं आपके सम्मन्स की सिविल केसेस में। अब क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि जो फॉर्म ऑफ द सम्मन है, फॉर्म नंबर 1 है, ये पूछा जा सकता है। सम्मन के कंटेंट के ऊपर खासकर क्वेश्चन आता है। तो सम्मन शैल बी इन राइटिंग, इन डुप्लीकेट, साइंड बाय द प्रेसिडिंग ऑफिसर, मैजिस्ट्रेट के द्वारा साइन होना चाहिए, ठीक है। और उस पर टाइम टू टाइम रूल डायरेक्ट बाय शैल बियर द कोर्ट ऑफ द सील। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई सबसे पहली चीज़ क्या है कि वो राइटिंग में होगा, डुप्लीकेट होगा, साइंड किया हुआ होगा, कोर्ट की सील लगी होगी। बस इसमें से कोई भी चीज़ पूछ सकता है। देन 62 सम्मन हाउ सर्व्ड। सम्मन कैसे सर्व किए जाते हैं। तो ऑर्डर 5 जो CPC में पढ़ते हैं तो रूल 9 से 30 सर्विस की बात करता है। यहाँ पे जो सर्विस की बात की गई है कि भी वहाँ पे आपने 9A में पढ़ा था दस्ती सम्मन, वेयर सम्मन कैन बी सर्व्ड बाय द प्लेंटिफ इटसेल्फ। लेकिन यहाँ ऐसा प्रोविज़न नहीं है। एवरी सम्मन शैल बी सर्व्ड बाय द पब्लिक ऑफिसर, और स्टेट गवर्नमेंट ने अगर रूल बना दिया है, कोर्ट में इसके लिए एक सर्विंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, दैट डिपेंड अपॉन स्टेट गवर्नमेंट, या फिर अदर पब्लिक सर्वेंट। अदर पब्लिक सर्वेंट मीन्स IPC में आपने पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन सेक्शन 21 में पढ़ी थी। तो देखिए, पब्लिक सर्वेंट का यूज़ करते हैं जब फॉरेन में कहीं पे कराना होता है तो वहाँ के MSc के अफसर्स का प्रैक्टिकली देना है, ठीक है। भाई जिस व्यक्ति को सम्मन देना है, सर्विंग अफसर क्या करेगा, उसके साइन ले लेगा पीछे और रिसिप्ट पे ऑन द बैक ऑफ अदर डुप्लीकेट, और उसको लेकर आ जाएगा कोर्ट में। वो आपका सर्विस का एविडेंस हो जाएगा। 62 से अगर कोई क्वेश्चन बने इस तरह बनेगा। 63 में आ जाइए, सर्विस ऑफ सम्मन ऑन कॉरपोरेट बॉडीज एंड सोसाइटी। भाई कॉरपोरेट बॉडी पे है तो उसके लोकल मैनेजर को, प्रिंसिपल ऑफिसर को, सेक्रेटरी को अगर दे दिया जाता है, अगर लोकल मैनेजर सेक्रेटरी को दिया गया है तो ठीक है, या फिर लेटर बाय पोस्ट उसके चीफ ऑफिसर को, इंडिया में कहीं भी सर्व किया जा सकता है। इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा कि किसको भेज सकते हैं, बाय पोस्ट किसको भेज सकते हैं, सर्विस किस पे कर सकते हैं। कॉर्पोरेशन एक्सप्लेनेशन एक बार देख लीजिएगा बस। 64 पे आ जाते हैं, सर्विस व्हेन पर्सन सम्मन कैन नॉट बी फाउंड। भाई नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ये बनता है अडल्ट मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली रिजाइडिंग विद हिम। जबकि आप ये चीज़ें पढ़ते हैं ना अपने CPC में थोड़ा सा ये चेंज हो जाती है। वहाँ पे अडल्ट फैमिली मेंबर लिखा है, यानी कि वो लड़की भी हो सकती है, वो लड़का भी हो सकता है, बट एज पर दिस क्या है, ओनली अडल्ट मेल मेंबर कैन बी सर्व। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन इससे बनता है। और एक आपका सर्वेंट जो है ये
सीपीसी और सीआरपीसी दोनों में बनता है। ये सीपीसी में बात करेंगे तो लिख लीजिए ऑर्डर 5 रूल 15 में ये चीज़ आती है। फिर आता है कि भाई मान लीजिए अब घर पे भी कोई नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे, तो उसके घर पे चिपका दिया जाएगा। ये प्रोविज़न बताया गया 65 में। गवर्नमेंट सर्वेंट को ये इंडेक्स बेस्ड इंपॉर्टेंट है कि अगर सर्विस में किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर आपको समन इशू करने तो कैसे करेंगे, तो देखिए हेड ऑफ द ऑफिस रूल 29, 20, 30, 28 याद कीजिए। क्या करते थे हम वहाँ पे उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भेजते थे। रेलवे में है ऑर्डर रूल 27 में, तो उसके रेलवे का जीएम होगा उसको जाएगा। यहाँ पर भी जो हेड ऑफ द ऑफिस है उसको जाएगा डुप्लीकेट में, ठीक है, ये आप इतना याद रखिए, और वो वहाँ पे सर्विस कराएगा। दूसरा 67 बात करता है आउटसाइड लोकल लिमिट्स। जब भी आउटसाइड लोकल लिमिट्स जाएगा तो ये डुप्लीकेट में वहाँ के मैजिस्ट्रेट को भेज दिया जाएगा जिस कोर्ट में। देखिए सम्मन का ये ध्यान दीजिएगा, वारंट और सम्मन में कंपैरिजन याद रखना है। सम्मन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के पास जाते हैं, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स के पास, और ये जो है ये वहाँ के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास जाता है। 68 में आ जाइए प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केस। भाई सर्विंग अफसर प्रेजेंट नहीं है तो क्या है, तो उसके साथ उसका एफिडेविट को क्या ले लेंगे, एविडेंस के तौर पे ले लिया जाएगा। इसमें इतना याद रखिए बस। 69 में एक चीज़ आ जाती है कि अगर पोस्टल डिपार्टमेंट ने उसमें इंडोर्समेंट कर दिया है कि इंडिविजुअल हैज़ डिनाइड, तो क्या सर्विस मानी जाएगी, बिल्कुल मानी जाएगी। तो उसमें क्या है, बाई ए पोस्टल एम्प्लॉय दैट विटनेस रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी, अगर ऐसी इंडोर्समेंट करेगा तो कोर्ट जो है जिसने इशू किया है वो कहेगा कि सम्मन ड्यूली सर्व हुआ है, बाई पोस्ट एक्नॉलेजमेंट के साथ भेजा जाता है। तो ये तो था आपका सम्मन के बारे में। अब आ जाते हैं वारंट पे। वारंट किसके बारे में बात करता है, देखिए वारंट के लिए सबसे पहली चीज़ तो 70 में आ जाती है कि फॉर्म नंबर 2 है। फॉर्म नंबर क्या है, 2 है आपका यहाँ पे, और इसके भी कंटेंट की बात करता है 70। तो वारंट जो है, वारंट ऑफ अरेस्ट की बात की जा रही है यहाँ पे। सर्च वारंट हम 93 में पढ़ते हैं, ये अरेस्ट वारंट है। अंडर दिस कोर्ट सेल बी राइटिंग में होना है, साइन किया है जज के द्वारा, और कोर्ट की सील होनी चाहिए। ये भी एक तरह सम्मन की तरह है। सम्मन एक ऑर्डर है टू प्रेजेंट इन द कोर्ट, वारंट एक अथॉरिटी है गिवन टू पुलिस टू अरेस्ट समवन। और ये पूछा जा सकता है कब तक रहेगा, जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती, या तो कोर्ट खुद कैंसिल करेगा या एग्जीक्यूट होगा। पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन, बेलेबल वारंट की बात कर रहा है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्योरिटीज लेके क्या छोड़ सकता है, बिल्कुल छोड़ा जा सकता है। अगर कोर्ट की ऐसी डायरेक्शन है और जो उसमें जो आदमी को रिलीज़ करेगा तो एक रिपोर्ट तैयार करेगा, उसमें वो नंबर ऑफ श्योरिटीज़, अमाउंट कितना दिया, टाइम, वो सब उसको बताएगा कि किस समय वहाँ पे आना है, और उसको फिर क्या करेगा, कोर्ट में भेज देगा। 72 कहता है कि वारंट्स टू होम डायरेक्टेड, वारंट किसको दिया जा सकता है, 1 और मोर पुलिस ऑफिसर। ये स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स में दे सकता है, और इनमें से कोई भी उसे एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है, जिसको भी दिया गया। एनी अदर पर्सन और पर्सन्स एंड सच पर्सन, अगर ज़्यादा को दिया, किसी एक ने कर दिया तो भी उसका काम हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। बस कॉन्सेप्चुअल याद रखनी है आपको ये चीज़ें। 73 वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन, यानी क्या प्राइवेट पर्सन को वारंट दे सकते हैं, तो 73 उसी की बात कर रहा है। अगर वहाँ पे पुलिस को नहीं दे पा रहे हैं और किसी कन्विक्शन है, कोई कन्विक्ट है, कोई उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है जो नॉन बेलेबल ऑफेंस करके अरेस्ट होने से बच रहा है, ऐसे व्यक्ति को पकड़ने के लिए किसी भी पर्सन को, एनी पर्सन मीन्स एनी पर्सन, अपने लोकल जुरिस्डिक्शन में मैजिस्ट्रेट उसको दे सकता है। पर कौन दे सकता है, क्वेश्चन ये आ जाता है, सिर्फ सीजेएम एंड मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। सीजेएम एंड जेएमएफसी, ये आप नोट कर लें, ये 2 चीज़ यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास नहीं दे सकता, इतना याद रखिएगा। वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर, अब मान लीजिए किसी पुलिस ऑफिसर को आपने डायरेक्ट, उसका नाम उसके ऊपर इंडोर्स होना चाहिए, ये जिसको भी दिया गया है। नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट, ये राइट ऑफ द पर्सन है जिसके खिलाफ वारंट इशू हुआ है। राइट ऑफ अरेस्ट इसको आप बोल सकते हो। जैसे 50A में ऑब्लिगेशन थी, यहाँ भी ऑब्लिगेशन है कि वो वारंट के सब्सटेंस उसको बताएगा, पढ़ के सुनाएगा, अच्छे से एक्सप्लेन करेगा।
76 जो यहाँ पे आता है, इट इज़ अ कॉम्बो ऑफ 56 प्लस 57। 56 कहता है कि विदाउट अननेसेसरी डिले, ये क्या है, ये आपका 56 है। एंड कैन नॉट एक्सीडिंग 24 आवर्स, ये आपका 57 है। दोनों का कॉम्बो है। वारंट कहाँ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एनी वे है। आपको याद होगा सेक्शन 48, कहीं भी इंडिया में उसका पीछा कर सकते हो आप, कहीं भी अरेस्ट कर सकते हो। अगर आप ऐसे कोरिलेट करके पढ़ेंगे ना तो चीज़ें आपके लिए और भी ईजी हो जाएंगी। वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। अभी यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखिए सम्मन जब हमने भेजा था वहाँ के मैजिस्ट्रेट को भेजा था डुप्लीकेट में, और उस कोर्ट ने उसकी सर्विस कराई थी। लेकिन जब वारंट भेजेंगे तो कैसे होगा, मैंने आपको बताया था कि ये किसको भेजा जाएगा, आइदर बाय पोस्ट और अदरवाइज, या किसी दूसरे तरीके से किसी भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को। ठीक है, डीएम को भेज सकते हो, एसडीएम को भेज सकते हो, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस, एसपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस। ये क्वेश्चन बनता है कि वारंट अगर भेजा जाना तो किसको भेजा जाए, इन तीनों में से किसी को भी भेजा जा सकता है। ये वहाँ जाने के बाद उस पर इंडोर्स करते हैं अपना नाम और फिर उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। 79 बात करता है कि वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। मान लीजिए ए को आपने अरेस्ट करने के लिए वारंट इशू किया इस थाने के एक पुलिस ऑफिसर को, और ए भाग के चला गया इस थाने के क्षेत्र में। अब यहाँ से तो ये चला गया, तो यहाँ इसको कैसे अरेस्ट करेगा, तो ये वहाँ के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या फिर एसएचओ, कोई पुलिस अफसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, उसके एसएचओ की या फिर उसके एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की इंडोर्समेंट लेगा और वो उस पर अपना नाम इंडोर्स करेंगे। क्या इंडोर्स करेंगे, नाम इंडोर्स करेंगे। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब नाम इंडोर्स करने के बाद वो उसको कर सकता है। अगर उसको लगता है कि डिले हो जाएगा तो विदाउट इंडोर्समेंट भी उसको अरेस्ट कर सकता है, बट उसके बाद सफिशिएंट काज होना चाहिए। 80 बात करता है पर्सन प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हूम वारंट इशूड। देखिए जो वारंट ऑफ अरेस्ट इशू होता है तो उसे एग्जीक्यूट करना आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर करना है। तो जो पर्सन अरेस्ट किया गया है उसे कहाँ लाया जाएगा, अभी हमने कहा कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को बताएंगे, या फिर आप एसपी को बताएंगे, या कमिश्नर ऑफ पुलिस को बताएंगे। इन तीनों को भेजेंगे। अब ये तीनों जब उसको अरेस्ट कराएंगे तो उन्हें इन्हीं के पास लाया जाएगा। ठीक है, और अगर कोई इसमें सेक्शन 71 बेलेबल वारंट की सिक्योरिटी तो वो ले ली जाएगी, अदरवाइज इनको जिस कोर्ट ने वारंट इशू किया उसके पास भेज दिया जाएगा। 81 कहता है कि प्रोसीजर बाय मैजिस्ट्रेट बिफोर हुम सच पर्सन अरेस्टेड। भाई एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या एसपी या इनके पास जब आप लेकर आएंगे तो क्या प्रोसीजर होगा। पहली बात है 71 के प्रोविज़न को देखेंगे। ठीक है, अगर वो है तो ठीक है, नहीं तो उसको उनके पास वापस भेजना है। और इन केस अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो उसको बेल भी दी जा सकती है, लेकिन कौन देगा, ये आपका इंपॉर्टेंट प्रोवाइजो है, इससे क्वेश्चन जरूर बन जाता है। अगर ऑफेंस नॉन बेलेबल है तो यहाँ क्या है कि जो सीजेएम और सेशन जज हैं उस डिस्ट्रिक्ट के जहाँ पे अरेस्ट हुआ है, दे रिलीज सच पर्सन ऑन बेल, उसको बेल पे रिलीज कर सकते हैं। तो कौन बेल दे सकता है आउटसाइड जुरिस्डिक्शन में, सीजेएम और सेशन जज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोनों, इनको याद रखिएगा ज़रूर। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर में आ जाता है कि जब प्रोक्लेमेशन जारी होता है कितने दिन के लिए होता है, तो नॉट लेस देन 30 डेज, ये याद रखिए। फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग, ये फ्रॉम द डेट पक्का याद रखना है। ठीक है, उसको पब्लिश कैसे कराना है, तीनों तरीके। अब न्यूज़पेपर में चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन ये कोई मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं है। उसके बाद किन किन चीज़ों में प्रोक्लेमेशन हो सकता है, तो टोटल 19 आईपीसी के सेक्शंस हैं, टोटल 19 सेक्शंस हैं आईपीसी के। इनको एक बार ज़रूर नज़र मार लीजिए, ये यहाँ से कोई क्वेश्चन बन सकता है। अब प्रॉपर्टी अटैच करने वाली बात आती है कि उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है। अब प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है एज पर सीपीसी ऑर्डर 40। और अगर वहाँ किसी को क्लेम या ऑब्जेक्शन करना है तो वो कितने टाइम में कर सकता है, 6 मंथ में कर सकता है। ठीक है, और 2 साल के अंदर कौन कर सकता है, ऑफेंडर खुद आके कर सकता है। और 1 साल के अंदर ये केस कर सकते हैं, उसमें अपील कर सकते हैं। अब रिलीज़ है, इसके बारे में बात करेंगे, या 2 ईयर्स में क्या है, जब
वो प्रो अटैचमेंट की है और वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर आके कोर्ट को सेटिस्फाई करता है। ये चीज़ पढ़ लीजिएगा। अपील जो है यहाँ पे टू डिलीवर द प्रॉपर्टी, ये जो है जैसे नॉर्मल अपील अगर वहाँ लाई करती तो वैसे ये अपील भी लाई करेगी। 87 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन, रीड विद सेक्शन 204। 204 इशू ऑफ प्रोसेस की बात करता है। जब इशू ऑफ प्रोसेस करते हैं तो सम्मन केसेस में सम्मन इशू होता है, वारंट केसेस में सम्मन भी हो सकता है और वारंट भी हो सकता है। वहाँ मे वर्ड यूज हुआ है, सम्मन केसेस में सेल वर्ड यूज हुआ है। बट 87 ये कह रहा है, ये कंट्राडिक्ट करता है 204 से और कह रहा है कि नहीं, यहाँ पे हम चाहें तो सम्मन इन लीव भी कर सकते हैं और इन एडिशन भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। पावर टू टेक बॉन्ड फॉर अपीयरेंस, भाई अपीयरेंस के लिए बॉन्ड लेने का पावर है। अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड, अगर बॉन्ड की बात नहीं मान तो फिर से अरेस्ट कर लेंगे। प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर जनरली एप्लीकेबल समन वारंट ऑफ अरेस्ट, भाई जो वारंट ऑफ अरेस्ट पे इन पे लगते हैं, ये इतनी सी बात है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है ये। तो ये हो गया आपका चैप्टर 6। अब आते हैं चैप्टर 7 पे। चैप्टर 7 कहता है प्रोसेस टू कंपेल दी प्रोडक्शन ऑफ थिंग। तो दो चीज़ें हैं, पहले आप सम्मन टू प्रोड्यूस देंगे, जैसे हमने वहाँ सम्मन दिया था, तो सम्मन में दो ही सेक्शन है, 91 और 92। कौन दे सकता है? देखिए, या तो कोर्ट दे सकती है, कोई भी कोर्ट, या एसएचओ साहब क्या कर सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए एक रिटन ऑर्डर दे सकते हैं। वो सम्मन नहीं देंगे, वो यहाँ पे रिटन ऑर्डर देंगे कोई भी डॉक्यूमेंट मंगाने के लिए, ठीक है। सच ऑफिसर रिटन ऑर्डर देता है और कोर्ट जो है सम्मन इशू करता है। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अभी टेलीग्राफ और आपके टेलीग्राम और लेटर्स के अथॉरिटी से रिलेटेड अथॉरिटी पूछी जा सकती है कि एक तो आपका डीएम, सीजेएम या कोर्ट ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट, ये लोग हैं जो टेलीग्राम या पोस्टल डिपार्टमेंट है जो उसको भी किसी भी चीज़ को होल्ड करके कोर्ट में पेश करने के लिए आदेश दे सकते हैं। जिसको नॉमिनेट करेंगे, जिसका नाम बताएंगे, उसको दिया जाएगा। बट किसी एक व्यक्ति के नाम पे आए बहुत सारे लेटर्स, पार्सल, उनको होल्ड करा सकता है टिल दिस ऑर्डर कौन? कोई भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, कमिश्नर ऑफ पुलिस या एसपी, ठीक है। ये अथॉरिटी जिसमें पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सर्च वारंट 93 में आता है, इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा 93 से। 94 बात करता है स्टोलन प्रॉपर्टी फॉल्स डॉक्यूमेंट, और 95 जो बात करता है आपका, ये बात करता है किसी पब्लिकेशन के फॉरफिटेड की। अगर कोई पब्लिकेशन फॉरफिट कर लिया, नाथुराम गोडसे की जो किताब थी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसको फॉरफिट किया था, इसी सेक्शन के तहत किया था। तो ये स्टेट गवर्नमेंट की पावर है दोनों सेक्शंस में। अभी अगर आप 95 के खिलाफ जाते हैं तो 96 में आप अपील कर सकते हैं। अपील कहाँ होती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, इस पे ज़रूर ध्यान देना आपको। इसकी जो अपील है वो सिर्फ हाई कोर्ट में ही होती है, इतना याद रखिएगा। और विद इन 2 मंथ होती है फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग। अब जब ऑफिशियल गैजेट में वो पब्लिश हो गया तो उसके 2 मंथ्स के अंदर, यानी कि 60 डेज 2 मंथ यहाँ इम्पोर्टेंट है। और क्या इम्पोर्टेंट है आपका कि वो अपील कहाँ होगी, वो होगी सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट में। ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं। फिर आता है ये मिनी हैबियस कॉर्पस किसे बोला जाता है। दिस इज़ द सेक्शन माय डियर फ्रेंड जिसको मिनी हैबियस कॉर्पस भी बोला जाता है। और यहाँ पे डीएम, एसडीएम या जेएमएफसी, 2 एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हैं, एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, ये लोग यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं। देखिए, जहाँ पे मैं आप सेक्शन 3 ने आपको ये बता दिया कि जहाँ अपने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आ गया ना, या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास आ गया, वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अपने आप आ गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस पढ़ा था सेक्शन 3 में, ये वही बात करता है, तो इस पर ध्यान देना। 98 को देख लेना, इंडेक्स बेस्ड है। 99 भी इंडेक्स बेस्ड है। 100 थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका। अब इसमें क्या है कि इसको सेक्शन 47 के साथ पढ़ते हैं हम। ये प्रोसीजर बताता है सर्च करने का क्या होगा। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि कोई अपनी बॉडी पर अगर किसी चीज़ को छिपा लेता है
तो उसके क्या उसको भी सर्च कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, उसका अरेस्ट मेमो बनेगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है कि जो सर्च होगी, ठीक है, वो कैसे होगी? 2 और मोर इंडिपेंडेंट रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स, 2 या 2 से अधिक वहाँ के लोकल्स को विटनेस के तौर पे लिया जाएगा। अरेस्ट मेमो बना, जो सर्च मेमो बनेगा उस पर साइन होंगे, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ बताई गई है। डिस्पोजल ऑफ थिंग इंडेक्स बेस्ड है। पुलिस अफसर की पावर कहाँ दी गई है? 102 में इंडेक्स बेस्ड इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाइए, मैजिस्ट्रेट अपनी प्रेजेंस में कब सर्च करा सकता है? तो 103 में। अरेस्ट कब कर सकता है? सेक्शन 44 में। 43 में प्राइवेट पर्सन है, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आपका चैप्टर 7 भी ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर 6 और 7 को समझा। अभी 7A को हम पूरा स्किप कर देंगे। यहाँ से कोई क्वेश्चन रेयर ही बनता है। आप क्योंकि प्री की बात कर रहे हैं तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो है चैप्टर 8 जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमने कहा था चैप्टर 8 आपको याद होगा, सेक्शन 1 के तहत ये इस स्टेट ऑफ नागालैंड ट्राइबल एरिया पे लागू नहीं होता है। चैप्टर 7 जो आपका है ये MCQs यानी कि प्री एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ से ये चैप्टर दिखने में थोड़ा सा बल्कि है, लेकिन बहुत इजी वे में हम इसको कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आपको इसमें देखना होगा कि इंडेक्स बेस्ड विच सेक्शन डील्स विद विच टॉपिक। 106 जो है वो कन्विक्शन के साथ करता है। कन्विक्शन पे जब सिक्योरिटी ली जाती है टू कीप द पीस एंड सिक्योर, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करने के लिए, तो इन दैट केस क्या है, आपको कौन देगा? कोर्ट ऑफ सेशन एंड कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, JMFC। यही चीज़ याद रखनी है इसमें। कोर्ट ऑफ सेशन और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कितने टाइम के लिए? नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, ठीक है। इतना इसमें याद रखिएगा। ड्यूरिंग कन्विक्शन दैट मे बी विद श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी। उसके बाद क्या है कि सेकंड चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि 3 साल के लिए लेंगे। अगर ये अपील में ये कैंसिल हो जाता है तो वहाँ पे ये जो आपका सिक्योरिटी बॉन्ड है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। नाउ 107, अभी 107 को 108 एंड 109 एंड 110 ये चारों के चारों सेक्शन जो है ना एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को पावर दी गई हैं। बिफोर 1980 इट वाज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ये भी याद रखिएगा, 1980 से पहले इन सभी सेक्शनों में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास था, बट अभी जो हटके हो गया है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एक यहाँ पे बॉन्ड मांग सकता है और ये बॉन्ड जो है आपका विद या विदाउट श्योरिटी होगा और इसकी जो होगी नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। ये 107, 108 और 109 तीनों की टाइम लिमिट याद रखिए 1 ईयर। हु कैन डिमांड? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। और 110 में ये टाइम लिमिट हो जाती है 3 साल तक। इसमें भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होता है। एक तो क्वेश्चन यहाँ से बन गया। देखिए चारों सेक्शन आप कवर हो गए। अब बस आपको क्या याद रखना है कि अदर केसेस में 107 लगता है, 108 कहाँ लगता है? जहाँ पे सीडिशियस मैटर्स की बात होती है, कोई राजद्रोहात्मक बातें वहाँ पे अगर करता है तो उस कंडीशन में होगा। 109 कब होगा? जब कोई सस्पेक्टेड पर्सन लगता है उस सस्पेक्टेड पर्सन से। और 10 होगा हैबिचुअल ऑफेंडर से। बस इतना ही पढ़ लीजिएगा, बहुत है प्री के लिए। 111 क्या है? ये जो अभी तक आपने 107 से लेके 110 तक जो चीज़ें पढ़ी हैं उसका जो आप शो कोज देंगे, भाई इसको नोटिस तो देंगे, वो नोटिस कैसे दिया जाएगा ये उसकी बात कर रहा है 111। इतना याद रखिएगा। ये पूछ सकता है कि भाई नोटिस कहाँ पे दिया जाता है, शो कॉज नोटिस कहाँ दिया जाता है, तो वो दिया जाता है एनी पर्सन टू शो कॉज अंडर सच सेक्शन से आपका 111 में। उसके बाद 112 बात करता है प्रोसीजर। अगर वो बंदा कोर्ट में ही प्रेजेंट है तो उसको हम भी पढ़कर सुना देंगे, बता देंगे कि तुम्हारे खिलाफ ऐसा ऐसा है, बताओ तुम आगे क्या करना चाहते हो। 113 कहता है कि समन और वारंट, क्या समन और वारंट इशू हो सकते हैं? तो भाई 113 में बिल्कुल हो सकते हैं। और यहाँ पे जो समन और वारंट के नॉर्मल जो आपके रूल्स हैं वही लागू होंगे। अब इसमें क्या है भाई,
अगर वो किसी की कस्टडी में है तो वारंट जारी होगा। दो ही चीज़ें याद रखिए यहाँ पे। अगर कोई कस्टडी में है ऑलरेडी तो उसे उस ऑफिसर के नाम पे वारंट जारी किया जाएगा, और अगर जो पर्सन कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है तो मैजिस्ट्रेट उसके नाम पे सम्मन इशू करेगा। दो ही बातें इसमें थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। बाकी 14th है, कॉपी ऑफ ऑर्डर के साथ वो सम्मन लगना चाहिए, इसको एक बार पढ़ सकते हैं। पावर टू डिस्पेंस अटेंडेंस, देखिए अटेंडेंस डिस्पेंस आपकी कहाँ कहाँ होती है आपको पता होना चाहिए। 205 में भी सम्मन केसेस में अटेंडेंस को डिस्पेंस कर सकता है मैजिस्ट्रेट, ये मैजिस्ट्रेट की पावर होती है वहाँ पे। उसके बाद जो आपका इम्पोर्टेंट नेक्स्ट इसमें आ जाता है 116 में इंक्वायरी होती है। अब इंक्वायरी में एक चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि जब भी इंक्वायरी करेगा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट करेगा यहाँ पे, और इसके लिए एक वो दिया गया है कि 6 मंथ तक ये कंप्लीट होनी है। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो टाइम लिमिट का बनता है 6 मंथ, कितने दिन में ये इंक्वायरी कंप्लीट होनी चाहिए। तो ऐसी इंक्वायरी जो आपने सेक्शन 111 में दिया है, जिसे आप भी किसी से बॉन्ड लेना चाहते हैं, इन दैट कंडीशन वो 6 मंथ के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। 6 मंथ के बाद वो उसको बढ़ा सकता है, इतना ही याद रखिएगा इसमें। अभी आप बहुत डिटेल में पढ़ने का समय नहीं है आपके पास, बहुत कम टाइम बचा है, ठीक है। अब इसमें बात आती है कि जगह भाई अगर आफ्टर 6 मंथ इसको कंटिन्यू रखना है तो हु कैन कंटिन्यू, ठीक है। अगर उसको रखना है तो इन दैट केस ये क्या है, आपका जो स्तर न्यायालय होता है वही उसको रख सकता है, यानी कि सेशन जज वहाँ पे आ जाता है पिक्चर में। सेशन जज पहले पिक्चर में कहाँ थे, 106 में थे, ठीक है। अगर कंटिन्यू रखना है प्रोसीडिंग को तो सेशन जज है, अगर एप्लीकेशन उसके सामने एग्रीड पार्टी करती है तो वैसे को क्या कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है। यानी कि इसके बारे में अपील कहाँ पे करेंगे, एप्लीकेशन कहाँ देगा एग्रीड पार्टी, वो आपका देगा सेशन कोर्ट में, कि ये चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं 117 पे। देखिए 117 कुछ नहीं कहता है, ये क्या है कि भाई जो आपका ऑर्डर था सिक्योरिटी देने का वो ऑर्डर फाइनल हो जाएगा इंक्वायरी होने के बाद। 118 डिस्चार्ज की बात करता है, एक बार देख लीजिएगा। 119 कमेंसमेंट ऑफ पीरियड फॉर विच सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड इफ़ एनी पर्सन रिस्पेक्ट ऑफ होम, भाई देखिए 119 कुछ नहीं कह रहा है, 119 इतनी बात कर रहा है कि जो 106 या 117 में, देखिए 106 में एक ऑर्डर फाइनल होता है और 117 में होता है। इसकी हायरार्की को थोड़ा सा समझिएगा। 106 में क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे सेशन जज या जेएमएफसी आपको ऑर्डर देते हैं, और जो 107 से लेके और 110 तक चलता है उसका फाइनल इंक्वायरी नोटिस जाना सब कंप्लीट होके 117 में आता है जब ऑर्डर एब्सोल्यूट बनता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी मतलब टाइम पीरियड कब से स्टार्ट होगा ये पूछ सकता है आपसे, स्टेटमेंट बेस्ड। कमेंसमेंट ऑफ पीरियड भी टाइम कब से शुरू होगा, तो जो भी 106 या 117 में ऑर्डर पास किया है वो जो है जिस डेट ऑफ ऑर्डर से होगा। इस पे बड़ा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है। क्यों आ जाता है कि अगर टाइम पूछता है कब से शुरू होता है, दो चीज़ें याद रखिए। जब 117 में जो ऑर्डर पास करता है ये सारी प्रक्रिया होने के बाद तब से काम स्टार्ट होगा। सेकेंड चीज़ 106 में अगर कन्विक्शन में है कि वो कन्विक्शन में जब अपनी सज़ा काट रहा है जिस दिन उसकी सज़ा कंप्लीट होगी उस दिन से शुरू होगा, या फिर मैजिस्ट्रेट कोई अलग से दिन निर्धारित कर सकता है पर्याप्त कारण दे के, अपने प्रॉपर रीज़न मेंशन करके कि दैट द टाइम विल स्टार्ट फ्रॉम दिस डेट आफ्टर गिविंग दैट, कोई लेटर फिक्स डेट ऐसे दे सकता है, बट उसमें उसको रीज़न देना पड़ेगा। ये आपका 119 है। 120 बात करता है बॉन्ड के कंटेंट की, ठीक है। कंटेंट की बात यहाँ पे करेगा, सिर्फ एक बार इसको इंडेक्स बेस देख लीजिएगा। पावर टू रिजेक्ट श्योरिटीज मैजिस्ट्रेट, क्या ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि क्या पावर है मैजिस्ट्रेट का और उसको रिजेक्ट करने की, बिल्कुल है। वो किसी भी सिक्योरिटी जो उसको दी जाती है उसको मना कर सकता है, ठीक है, या उसने जो ऑलरेडी ले ली है उसको भी वो कैंसिल कर सकता है। इसमें वो बस इतना ही है। ये सेक्शन दिखने में बहुत बड़े हैं पर लेकिन इतने बड़े नहीं हैं। 122 ये इम्प्रिजनमेंट की बात करता है, थोड़ा सा 122 को देख लीजिएगा। अब इसमें क्या है ना कि भाई अगर कोई आप मान लीजिए बॉन्ड नहीं दे पाता है तो क्या उसको जेल भेज सकते हैं, बिल्कुल भेजा जा सकता है। अब उसको जेल में कितने टाइम के लिए रखा जाएगा, तो एक रीज़नेबल टाइम के लिए उसको रखा जा सकता है। जितने टाइम की आपसे बॉन्ड मांग रहे हो उतना ही समय रख सकते हो, बॉन्ड से ज़्यादा भी नहीं रखना है,
ठीक है। और अगर वहाँ रखने के बाद वो बॉन्ड दे देता है तो उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। और जहाँ पे जो पनिशमेंट मिलेगी वो आपको इसमें ऐसे याद रखना कि 107 और 108 में, ठीक है, अदर केसेस में, या फिर आपके जो 108 में है उन केसेस में आपको क्या है, यहाँ पे सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। लेकिन 109 में और 110 में, इन दोनों ही मैटर्स में जो है ये सिंपल भी हो सकती है और आपकी रिगरस भी हो सकती है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, ये तो हो गए आपके, इसमें और ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। यहीं तक कोई क्वेश्चन बन सकता है, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। अभी हम चैप्टर 9 से पहले, चैप्टर 9 को बाद में करेंगे, इस 9 से पहले हम चलेंगे सीधे अपने चैप्टर 10 पे, क्योंकि हम पब्लिक ट्रैंक्विलिटी की बात कर लेते हैं। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा हम सब के लिए, इसको हम बाद में बात कर सकते हैं। तो नाउ वी कम टू चैप्टर 10। चैप्टर 9 को हमने छोड़ दिया है, इसको हम दोबारा छोड़ना नहीं, इम्पोर्टेंट है ये। चैप्टर 9 इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम पहले करेंगे चैप्टर 10, फिर हम चैप्टर 9 पर आएंगे। ओके, सो चैप्टर 9 देखिए क्या बात करता है। आपकी अनलॉफुल असेंबलीज, आपका जो धारा 144 लग जाती है, सेक्शन 144, उसके बारे में बात करेंगे, जहाँ पे कोई इंस्टेंट डेंजर आ जाता है पब्लिक पीस और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को। तो 129 में क्या है, सिविल फोर्स यूज़ करना है, यानी कि अभी अपनी जो सिविल स्टेट पुलिस है उससे यूज़ करके उसको आप जो है वहाँ पे हटा सकते हो। यहाँ पे कौन कर सकता है, ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कर सकता है, ठीक है, या फिर एसएचओ, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ये भी याद रखिएगा। तो यही चीज़ें पूछी जाती हैं कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस, ठीक है। और अगर वहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। अभी इन केस कि वो बंदा प्रेजेंट नहीं है, कौन, एसएचओ प्रेजेंट नहीं है, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर, उसका रैंक पूछा जा सकता है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। किसकी रैंक क्या होनी चाहिए, ये चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए सब सेक्शन 2 पे। अब अनलॉफुल असेंबली के लिए हालांकि आईपीसी का क्वेश्चन बन जाता है, 5 और मोर पर्सन्स अनलॉफुल असेंबली तभी मानी जाएगी, तो इसको भी याद रखिए, आईपीसी में हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या है यहाँ पे कि भाई इसके लिए फोर्स यूज़ कर सकता है, बिल्कुल यूज़ कर सकता है, लेकिन सिविल फोर्स, और उतना ही फोर्स जितना रिक्वायर्ड है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। उसके बाद आ जाइए 130 कहता है आर्म फोर्सेस को। अब आर्म फोर्सेस को कौन यूज़ कर सकता है, देखिए जब सिविल फोर्स काम नहीं चलता तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो होगा हाईएस्ट रैंक का, हु इज़ प्रेजेंट, जो हाईएस्ट रैंक का प्रेजेंट है वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। यहाँ एसएचओ नहीं है, एसएचओ नहीं है, ये याद रखना आप। एग्जीक्यूटिव, यही डिफरेंस है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ के वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा, जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है सीनियर मोस्ट, वो क्या करेगा, जो कमांडिंग ऑफिसर है, सीओ है, किसका, आर्म फोर्सेस की टुकड़ी का, जो आर्मी की यूनिट आई है उसका जो सीओ है, ही विल ऑर्डर हिम, ठीक है, कि आप इसको भाई जिस तरह से उसको सही लगे उस तरह से उसको हटवा सकता है। अब आ जाता है कि 131 कहता है कि मान लीजिए एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी नहीं है, इन दैट केस सीओ ऑफ दैट आर्म फोर्सेस यूनिट वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है, बट ओनली इन वन कंडीशन, जब वहाँ पे नो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कैन बी कम्युनिकेटेड, ठीक है। तो वहाँ पे कमीशन और गजटेड ऑफिसर ही ले सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई जवान ही ले लेगा, कमीशन या गजटेड ऑफिसर है वही डिसीजन ले सकता है। और जैसे ही वो ट्राई करेगा बीच में भी, जैसे ही कम्युनिकेशन सेटअप होगा, ही विल क्या करेगा, कम्युनिकेट विद दैट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, और इसके बाद उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। अब भाई 131 में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने इतना कुछ डिसीजन ले लिया है, अब क्या उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता, भाई आपको ध्यान होगा सेक्शन 45 पे जाइए। यहाँ पे सेक्शन 45 में क्या है, प्रोटेक्शन टू ऑफ द अरेस्ट टू द आर्म फोर्सेस पर्सनल, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में। तो यहाँ पे जो ये प्रोटेक्शन है थोड़ी सी इनलार्ज कर दी गई है। इट मीन्स ये सिर्फ वहाँ ही नहीं, आपके जो भी 129 में यानी सिविल पुलिस या सिविल के स्टेट के जो भी ऑफिसर्स वहाँ पे पब्लिक सर्वेंट हैं 130 या 131 में, तीनों सेक्शनों में, जहाँ आर्म फोर्सेज भी इंक्लूड है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी इंक्लूड हैं, स्टेट के बाकी पब्लिक सर्वेंट्स भी इंक्लूड हैं, जो उस पब्लिक न्यूसेंस को हटाने के लिए वहाँ पे काम कर रहे थे, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता है विदाउट द सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट।
ठीक है। अगर आर्म फोर्सेस के खिलाफ लेना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, और बाकी किसी के खिलाफ लेना है तो स्टेट गवर्नमेंट का चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी। दूसरा यहाँ पे क्या है कि 131 में आर्म फोर्सेस वाले को नहीं लेना चाहिए, सेम सेक्शन 45 भी उसकी ऑफिशियल ड्यूटी ही बनती है, बट इन गुड फेथ। उसके बाद 133 ये कंडीशनल ऑर्डर की बात करता है। कंडीशनल ऑर्डर क्या होता है कि जहाँ पे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को कोई ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे ना ऐसा न्यूसेंस हो रहा है जिसको हटा दिया जाना ज़रूरी है। टोटल 6 कंडीशन है यहाँ पे, ए से लेके एफ तक, ठीक है। इन कंडीशंस को आप देख लीजिएगा। ये कंडीशन से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है माय डियर फ्रेंड्स, कि कौन सी कंडीशन है। मान लीजिए वो कहीं पे जा रहा है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और उसने देखा कि कहीं कोई बिल्डिंग ऐसी बनी हुई है जो गिर सकती है, ठीक है, तो वो उसको हटवा सकता है। मैं आपको जनरली बता देता हूँ। पहली कंडीशन क्या है, पब्लिक प्लेस, कोई रास्ता, एनी वे या कोई चैनल जिसको पब्लिक या तो यूज़ में कर रही है या यूज़ में कर सकती है, और उस पर कोई न्यूसेंस हो गया है, कोई नहर रोक के बैठ गया है, तो इन रास्ता रोक के बैठ गया है, तो उसको हटाने के लिए यहाँ पे कंडीशनल ऑर्डर देता है। कंडीशनल मतलब कि तुरंत हटा लो भाई। कंडीशन यहाँ पे क्या रहेगी, कोई ट्रेड, कोई ऑक्यूपेशन, कोई ऐसा सामान वहाँ पे रख रहा है, तो इन दैट कंडीशन जो पब्लिक के लिए हेल्थ हो, उसके लिए क्या हो, इंजीरियस टू दी हेल्थ हो, पब्लिक जो कम्युनिटी की हेल्थ है उसके लिए नुकसानदायक हो। कोई ऐसी बिल्डिंग बन रही है जिस बिल्डिंग से कोई खतरा बन सकता है, कोई उसको गिरवा सकता है, या फिर कोई ऐसा बिल्डिंग टेंट पहले से बना हुआ है, कोई स्ट्रक्चर खड़ी है, कोई पेड़ खड़ा जिससे नुकसान पहुंच सकता है, उसको गिरवा सकता है। मान लीजिए कहीं पे क्या हो रहा है, कहीं कोई कुआं है, कोई ऐसा गड्ढा है, टैंक, वेल, इवैक्यूएशन, तो उनको हटवा सकता है। और 6 में कोई एनिमल है तो उस एनिमल को भी हटा सकता है। इन सब के लिए कंडीशनल ऑर्डर दिया जाता है। इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट ऑर्डर। इट मीन्स ये कंडीशन लगा दी कि इस काम को कर दो, नहीं तो फिर एक्शन हम ले लेंगे। ये उस तरीके से काम करते हैं। अब कंडीशनल ऑर्डर एब्सोल्यूट कब होता है? पहली बात तो सर्विस ऑफ नोटिफिकेशन जाएगा, तो कैसे जाएगा, एज पर सम्मन जाएगा, उसको सम्मन्स की तरह ही जाएगा जो सम्मन के लिए हमारा कहाँ से कहाँ प्रोवाइड है, 61 से 69 तक वही प्रोविज़न यहाँ लागू होंगे। अभी जिस व्यक्ति को वो शोकॉज दिखा सकता है, अगर वो नहीं दिखा पाता है तो 136 में इट बिकम्स एब्सोल्यूट, एंड 188 की धारा के तहत इसके खिलाफ आदेश दिया जा सकता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बाकी इसमें और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप सीधे सीधे फिर आ सकते हैं 144 पे। बीच का एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट उससे नहीं निकल के आता है। अभी हम चलते हैं सीधे 144 पे। 144 जो है ये आप भाई धारा 144। पहली बात तो देखिए, धारा 144 के बारे में एक चीज़ हमारे दिमाग में बहुत क्लियर हो जानी चाहिए कि इसमें ये एब्सोल्यूट ऑर्डर पास होता है, हमेशा ही एब्सोल्यूट ऑर्डर पास होता है। इसमें कभी भी आपका कंडीशनल ऑर्डर नहीं रहता है। इसे कौन दे सकता है? इसे डीएम, एसडीएम एंड साथ में आपका कोई भी अदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। 144 को ये कर सकता है, 133 में जैसे आपका कौन था वो आपको पढ़ना है। ये चीज़ें ध्यान दीजिए कि कौन वहाँ पे है, कहीं पे एसएचओ है, कहीं पे एसएचओ नहीं है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, यही पूछी जाती हैं। डीएम, एसडीएम, एनी अदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये लाइन होना बहुत ज़रूरी है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में डाल सकता है इसको। अगर उसके पास सफिशिएंट ग्राउंड है तो वो क्या करेगा, वो एक जो उसमें मटेरियल फैक्ट है उसको मेंशन करके रिटर्न ऑर्डर दे देगा। किसको दे सकता है? देखिए, एनी पर्सन, किसी एक व्यक्ति को दे सकता है, ठीक है भाई, उससे वो दूर रहे। इसके अलावा ये ऑर्डर जो है किसी ग्रुप को भी दिया जा सकता है, किसी पर्टिकुलर एरिया में भी लग सकती है। तो धारा 144 में जब भी सफिशिएंट ग्राउंड होगा, तो सफिशिएंट ग्राउंड में जहाँ इमीडिएट प्रिवेंशन और स्पीडी रेमेडी की ज़रूरत है, वहाँ पे वो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, रिटर्न ऑर्डर दे देगा। और उसे कैसे सर्व किया जाएगा? एज पर सेक्शन 134, जैसे हम कंडीशनल ऑर्डर सर्व करते थे वैसे ही सर्व करेगा, ठीक है। तो वो उस ऑब्स्ट्रक्शन, अनॉयंस और इंजरी टू पर्सन हु इज़ लॉफुल डिप्लॉयड, डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, एफ्री और राइट, ये सब चीज़ें हैं जिनको रोकने के लिए, टू प्रिवेंट क्या क्या है आपका, इनको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब ये किसकी टाइम लिमिट इम्पोर्टेंट हो जाती है कि जो आपका एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, चाहे वो डीएम हो, एसडीएम हो
या कोई अदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हों, ये जो है इसको 2 महीने तक लागू कर सकते हैं और बाद में स्टेट गवर्नमेंट इसको 6 मंथ तक बढ़ा सकती है। ये इतना ध्यान दीजिए, ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। हु कैन डू, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। टू प्रिवेंट व्हाट, इसमें से कोई क्वेश्चन बन सकता है, ये आपका इतना इम्पोर्टेंट है। अभी आ जाते हैं 144A। 144A जो है वो इस वेरिएक्ट में नहीं है, आपके नए वेरिएक्ट में होगी। 144A जो है ये 153AA के साथ 2005 में इंसर्ट की गई थी। एक क्वेश्चन तो बन गया यहाँ से। सेकंड क्वेश्चन यहाँ क्या बन गया कि 144A आर्म्ड जो है किसी पर्टिकुलर एरिया में आप आर्म एम्यूनिशन नहीं लेके जा सकते, तो उसके लिए लगाई जा सकती है। और ओनली DM कैन ऑर्डर, वहाँ पे SDM या अदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट नहीं है, ओनली DM। कब इंसर्ट की गई? हु कैन डू फॉर व्हाट? फॉर कैरिंग दी आर्म्स। भाई कोई मॉक ड्रिल है, मास ड्रिल कर रहे हो आप आर्म्स के साथ, ऐसी चीज़ों को प्रोहिबिट कर सकता है। कहीं भी मास ड्रिल हो, ट्रेनिंग विद आर्म्स हो, तो इस तरह से किसी को पार्ट लेने से मना किया जा सकता है। ये किस किस को दी जा सकती है? ये भी किसी इंडिविजुअल को दी जा सकती है, पर्सन को दी जा सकती है, कम्युनिटी को दी जा सकती है। अब टाइम लिमिट देखिए, 144 और 144A, ये आपका नॉर्मल पब्लिक न्यूसेंस है, ये विद आर्म्स वाला है, तो यहाँ पे 2 मंथ और यहाँ पे 3 मंथ है। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ इसको 6 मंथ तक बढ़ा सकती है। यहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट जो आपकी इसको 6 मंथ तक बढ़ा सकती है। लेकिन यहाँ एक क्लॉज है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो DM को ही एम्पावर कर सकती है कि वो उसे 6 महीने तक लेके जाए। बस इतना ही याद रखिएगा इसमें। और 144A में मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं 145 पे और 146 पे। देखिए 145 जो बात करता है ये आपका पोजेसन की बात करता है। इसको इस तरह से याद रखना है कि 145 इट विल टॉक अबाउट पोजेसन, कि भाई पोजेसन किसका होना चाहिए। और 146 जो बात करेगा वो बात करेगा आपका कि राइट टू यूज़ किसका है। इतना आप इसमें देख लीजिएगा। और यहाँ पर भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ही दोनों में है, अगर वो सेटिस्फाइड होता है किन चीज़ों पे। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को जब रिपोर्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर, पुलिस रिपोर्ट नहीं याद रखना, रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर या कोई दूसरी इंफॉर्मेशन से ऐसा मिलता है कि ऐसा डिस्प्यूट है, तब वो करता है और उसकी एक कॉपी उस जो डिस्प्यूट प्रॉपर्टी है उसके पास में भी एक चिपका दी जाती है, अफिक्स कर दी जाती है, दोनों ही केसेस में। और इसमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। 144, 145, 146 आपके इसीलिए से बात करते हैं। 146 में एक बात ज़रूर याद रखिएगा अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर में, कि जब कोर्ट अपॉइंट कर देता है, मान लीजिए CPC के ऑर्डर 40 में रिसीवर अपॉइंट होगा, पहले DM ने अपॉइंट कर दिया। अब जब DM ने अपॉइंट कर दिया तो और बाद में कौन आ गया वहाँ पे? रिसीवर आ गया, किसका? कोर्ट का आ गया। तो जैसे कोर्ट का रिसीवर आएगा, DM का रिसीवर उसको सब कुछ हैंड ओवर कर देगा। इतनी सी बात यहाँ कही गई है। क्या चैप्टर 11 में आ जाइए आप। 11 बात करता है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। पुलिस में 149 में एक ड्यूटी बताई गई है, सिंपल, बाकी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बनता है इसमें 151, ठीक है, कि जैसे 41 में जब अरेस्ट करता है तो प्रिवेंटिव एक्शन में कहाँ अरेस्ट कर सकता है? 151 में कर सकता है अरेस्ट। जबकि 41 में क्या था? जब उसको कोई इन्फॉर्मेशन, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिलती है, सस्पिशन होता है, ठीक है, इन दैट केस। दूसरी बात क्या है कि 24 आवर से ज़्यादा उसको कस्टडी में नहीं रखना है, सेक्शन 57 याद रखिए। ये ना सारे सेक्शन 167, 157, उसके बाद आपका 151, इन सबको याद रखिएगा। 78 में भी यही बात कही गई है। उसके बाद है इंजरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी में उसको करना है, इंडेक्स बेस्ड इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद 153 आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ सीज करने की पावर है। वैसे पावर 102 में हम पढ़ते हैं ना पुलिस की, सर्च करने के लिए पुलिस ऑफिसर की पावर, तो यहाँ भी सीज कर सकता है वेट्स और मेजर को विदाउट ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। कहीं भी इंस्पेक्शन कर सकता है पुलिस वाला, लेकिन कौन कर सकता है ये ध्यान देना है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, SHO ही कर सकता है, वही, उससे नीचे कोई नहीं कर सकता है, बिना वारंट के कर सकता है। ये आपका यहाँ तक कवर हो गया हमारा चैप्टर 11। तो यहाँ तक आपने देखा चैप्टर 11 तक हमारा कवर हो गया। चैप्टर 12 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 9 भी चैप्टर 9 हमने बीच में छोड़ दिया था। तो चैप्टर 9 जो कहता है ये बात करता है मेंटेनेंस की। देखिए मेंटेनेंस से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपके माइंड में साथ में जो इतने भी जो नॉर्मल लॉज हैं वो भी आपके दिमाग में होने चाहिए।
जो जैसे कि हिंदू लॉ में, यानी कस्टमरीज लॉ और पर्सनल लॉ दोनों में ही कहीं ना कहीं ये प्रोविज़न दिए गए हैं कि मेंटेनेंस मिल सकता है उसको। जैसे कि आप बात करेंगे हिंदू लॉ में, हिंदू लॉ में भी आपके दो लॉ हैं, एक हिंदू मैरिज एक्ट है और एक आपका हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है। तो इन दोनों ही उसमें प्रोविज़न दिया गया है। हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसमें सेक्शन 24 और सेक्शन 25 बात करते हैं मेंटेनेंस की। साथ साथ कवर कर लीजिए इस चीज़ को भी, यहीं पे आपको बेनिफिट मिलेगा। हिंदू मेंटेनेंस एक्ट है जो अडॉप्शन एक्ट है उसमें सेक्शन 18 बात करता है। हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट ये बात करता है सेक्शन 18, जहाँ मेंटेनेंस दिलाने की बात करता है। हिंदू मैरिज एक्ट जेंडर बायस्ड नहीं है, यानी यहाँ हस्बैंड भी क्लेम कर सकता है और वाइफ भी क्लेम कर सकती हैं। सेक्शन 125 CRPC ये आपका सेक्युलर है। क्या है? सेक्युलर है। शाह बानो बेगम के केस में भी ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कह दी थी कि इट इज़ ए सेक्युलर। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कोर्ट ने कहाँ कहा है कि ये सेक्युलर है। तो ये जो आपका शाह बानो बेगम केस था, ठीक है, उसी में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी। अब कौन ले सकता है मेंटेनेंस? भाई वाइफ ले सकती है जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकती। लेजिटिमेट इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड ले सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है देखिए आप, वेदर मैरिड, इस चीज़ को समझना है। यानी कि मैरिड कौन? लड़का नहीं। अगर कोई माइनर डॉटर उसकी है और वो उसकी हो जाती है शादी, तो जब तक वो मेजर नहीं होती तब तक फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको मेंटेन करे, अगर हस्बैंड के पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है उसको मेंटेन करने का, टिल सी बिकम्स मेजर। मेजर बनने के बाद हस्बैंड विल मेंटेन, ठीक है। अब इलेजिटिमेट या लेजिटिमेट चाइल्ड नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर हु हैज़ अटेन, भाई मान लीजिए कोई लड़की है और वो शादी नहीं हुई है, तो लेट इट बी सी बिकम मेजर। उसका भी फादर को ही देखना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स को। ये हमारा सबसे बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद यहाँ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ एक शंभुनाथ पाठक वर्सेस कांति देवी का केस है, ठीक है। इसमें कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया था कि भाई आप डबल बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। इस टाइप के केस लॉ भी नोट कर लीजिए, शंभुनाथ पाठक वर्सेस कांति देवी, जहाँ पे कोर्ट ने कहा था कि या तो भी 125 में आ जाओ CRPC में, या आप हिंदू मैरिज एक्ट में आ जाओ, या मेंटेनेंस एक्ट में आ जाओ। आप मल्टीपल जगह नहीं जा सकते हैं एक सेम बेनिफिट के लिए, ये यहाँ पे ध्यान देने की बात। दूसरा है, क्या सेकेंड वाइफ भी आप मेंटेनेंस ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है भाई। वैसे तो यहाँ पे मोनोगोमी है हिंदू मैरिज एक्ट में, लेकिन होगा क्या कि अगर सेकंड मैरिज तो वॉइड होगी, लेकिन अगर उसको पता नहीं था एट द टाइम ऑफ द मैरिज, ठीक है। बादशाह वर्सेस उर्मिला बादशाह ये केस था और इसमें क्लियर कर दिया था कोर्ट ने, अगर एट द टाइम ऑफ मैरिज वाइफ को पता नहीं था तो वेरी वेल शी कैन आस्क फॉर दैट पर्टिकुलर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125। प्रोवाइजो देख लीजिएगा इसका। अब पहली चीज़, इसमें एक मंथली रेट पे कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। पहले ये 500 रुपये हुआ करता था, अब नहीं है। अब ये डिस्क्रिशनरी है कि मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन है। बाकी प्रोवाइजो इसके एक बार जरूर देख लीजिएगा। प्रोसीजर देख लीजिएगा कि कहाँ पे ये केस हो सकता है, जहाँ पे वो है वो उसकी वाइफ रिजाइड करते हैं, या फिर जहाँ पे लास्ट अपनी वाइफ से तो रिजाइड करता था। ये इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, इससे कोई क्वेश्चन बन सकता है। अल्ट्रेशन कब हो सकता है? 125 में अल्ट्रेशन हो सकता है, इतना आपको याद रखना है। बिल्कुल हो सकता है 125 में अल्ट्रेशन। और ये अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका CRPC में एक एक्सेप्शन आ जाता है, सेक्शन 362। 362 में क्या है कि एक बार अगर आपने जजमेंट दे दी, यू कैन नॉट अमेंड दिस, यू कैन नॉट अल्टर दिस, बट ये उसका एक्सेप्शन है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 128 है, इन्फोर्समेंट एनीवेयर इन इंडिया मैजिस्ट्रेट कैन इन्फोर्स, ठीक है, चाहे वो मेंटेनेंस हो, इंट्रीम मेंटेनेंस हो, या एक्सपेंस हो, प्रोसीडिंग्स हो, ये जो है आपको कहीं भी जा सकता है। दूसरी चीज़ क्या है कि अपील कितने टाइम में होती है? अगर विद इन 1 ईयर, जब से भाई हस्बैंड को मेंटेनेंस देना था और उसने नहीं दिया, तो उसके 1 साल के अंदर आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। सिविल कोर्ट भी की जो अगर कोई डिसीजन है तो वो भी इसको कैंसिल कर सकता है, ठीक है। ये आपका टोटल आ गया मेंटेनेंस के बारे में। तो आई होप आज हम लोगों चैप्टर 11 तक हमारे दोनों पार्ट ख़त्म हो गए हैं। प्री ट्रायल को एक तरह से हमने ख़त्म कर लिया है। चैप्टर 12 को हम कल थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 कैसे लगे। आपके कोई भी सजेशंस, कोई भी एडवाइस, मेरी तरफ से कोई मिस्टेक्स हैं जिनको मैं ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं चैनल पर ही। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें जहाँ बहुत सारे आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल होंगे। वीडियो को आपने लाइक तो कर ही दिया, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नॉलेज हमेशा बांटने से बढ़ती है। और आई रिक्वेस्ट कि कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको कैसे लग रहे हैं। पार्ट 1 हम बना चुके हैं, पार्ट 2 हम बना चुके हैं। दोनों पार्ट आपको कैसे लगे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट वाले जो पार्ट हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, पार्ट 3 और पार्ट 4। पार्ट भले ही हमें ज़्यादा बनाने पड़े बट हम किसी चीज़ को मिस नहीं करेंगे। 3, 4 या 5 वीडियो में मैक्सिमम आपका पूरा CRPC का एक ऐसा रिवीजन हो जाएगा कि आप प्री के लिए रेडी हो सकते हैं। तो आपके कमेंट का इंतज़ार ज़रूर रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।